हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर निकिता और आज मेरे साथ है डॉक्टर प्रथमेश जैन सर। और आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे रिलेटेड टू फ्रोजन शोल्डर, यानी कंधे में जो जकड़न हो जाती है उसके रिलेटेड। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि फ्रोजन शोल्डर प्लीज आप थोड़ा कंडीशन हमको एलाबोरेट करिए, क्या होता है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर आम भाषा में कहें तो फ्रोजन शोल्डर मतलब आपका जो कंधा है वो जाम हो गया है, ये कंधा जाम हो गया है, ये कंधा स्टिफ हो गया है। यह एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है जिसमें कंधे का जो मूवमेंट है वो मरीज नहीं कर पाता है, तो कंधा एकदम जाम हो जाता है। अगर मरीज खुद से मूवमेंट करना चाहे तो भी वो नहीं कर पाएगा, और अगर हम उसकी मदद करके मूवमेंट का कोशिश करें तो भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसको कंधा जाम हो जाना कहते हैं, और ये इसलिए होता है कि कंधे के अंदर के जो स्ट्रक्चर होता है, जो कैप्सूल होता है, वो एकदम इन्फ्लेम होकर एकदम टाइट हो जाता है, जो कंधे के मूवमेंट को ब्लॉक करने लग जाता है। तो ये जब होता है तो आपका कंधा एक ही पोजीशन पे टाइट हो जाता है, फिर ना वो हिलेगा, ऊपर जाएगा, ना वो साइड में जाएगा, उसका जो मूवमेंट है वो एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जी सर, ये कंडीशन किस वजह से हो सकती है, क्या रीजंस हैं? देखिए, जो फ्रोजन शोल्डर है ये कई कारणों से हो सकता है। बहुत कॉमन, कई बार हमको कारण नहीं भी मिलता है, तो कई बार बिना कारण के भी हो सकता है। परंतु अगर आम कारणों की बात करूं तो अगर आपको शुगर की तकलीफ है जी, अगर आपको थायराइड की तकलीफ है जी, और अगर आपको लिपिड्स की तकलीफ है, मतलब आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा रहता है जी, तो इन तीनों ही कंडीशन में, ये तीनों मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, इन तीनों कंडीशंस में जो कैप्सूल है वो टाइट होने की प्रवृत्ति हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि आपका जो कंधा है वो जाम हो जाए, उसका रिस्क बढ़ जाता है जी। तो सर ये कौन सी एज में ज्यादातर देखा जाता है? आमतौर पे ये मिडिल एज के बाद देखने को मिलता है, तो 40 से 50 वर्ष के पश्चात जो है हमें फ्रोजन शोल्डर ज्यादा देखने को। सर आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूनिलैटरल फ्रोजन शोल्डर देखे हैं या बायलैटरल, जैसे कौन सा ज्यादा कॉमन है? आमतौर पे यूनिलैटरल होता है, मतलब एक ही कंधा इन्वॉल्व होता है, पर किसी मरीजों में ज्यादा दोनों कंधे भी हो सकते हैं जी। और यह वो मरीज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिनको डायबिटीज की तकलीफ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, आपके शुगर लेवल बहुत ज्यादा जा रहा है, थायराइड है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जी। तो ऐसे मरीजों में दोनों कंधों में भी जो है वो थायराइड, इसका जो फ्रोजन शोल्डर है उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सर इसमें ऐसा कुछ है कि कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे स्टार्टिंग से एकदम से फ्रोजन शोल्डर नहीं होता? तो फ्रोजन शोल्डर में स्पेसिफिक स्टेजिंग होती है। पहले इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, पहले सूजन आती है कंधे के अंदर, फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, फिर स्टिफनेस आती है, फिर धीरे धीरे वो स्टिफनेस कम होती है जी। तो आमतौर पे अगर हम फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो ये 3 से 6 महीने तक रह सकता है जी। और किसी मरीजों में बहुत लंबे टाइम तक भी रह सकता है, और किसी मरीज में ठीक नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। तो यह इसका जो नेचुरल हिस्ट्री है, या अपने आप का जो इसका जो वो है वो बड़ा वेरिएबल होता है। किसी में काफी ज्यादा सीवियर पेन हो सकता है, किसी मरीज में हल्का पेन होता है, किसी में स्टिफनेस ज्यादा है, किसी में पेन ज्यादा है जी। रात में नींद ना आना इसमें एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो लक्षण हो सकता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर है जी। सर इसमें जेंडर इश्यूज में मतलब मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, ऐसा कुछ है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, लेडीज जेंट्स में देखने को मिलता है, परंतु लेडीज में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, जिसका कारण जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लेडीज में ज्यादा होते हैं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड की प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा देखने को मिलती है। तो आमतौर पे हमने देखा है कि 60-40 का रेशियो रहता है। 40% के आसपास हमारे पास मेल पेशेंट्स रहते हैं और 60% के आसपास हमारे पास लेडीज रहती हैं जी। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ क्या मसल्स जो आजू बाजू की मांसपेशियां है वो भी कमजोर पड़ जाती हैं? बिल्कुल, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आपके रोटेटर कफ की मांसपेशियां, जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस, उनमें भी कमजोरी आ सकती है और उनकी भी ताकत कम हो सकती है जी। और दूसरी एक और चीज होती है, कई बार रोटेटर कफ मसल्स में इंजरी है, जैसे आपका सुप्रास्पाइनेटस टेंडन में टेयर आता है तो वो भी काफी कॉमनली फ्रोजन शोल्डर से कंफ्यूज हो सकता है। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि फ्रोजन शोल्डर में आप हाथ ऊपर नहीं ले जा पाओगे जी। और कोई दूसरा ट्राई करेगा, जैसे हम ट्राई करेंगे तो भी ऊपर नहीं जाएगा। जबकि अगर आपको रोटेटर कफ में इंजरी है, रोटेटर कफ टेंडन टेयर है, तो पेशेंट तो हाथ ऊपर नहीं ले जा पाएगा, परंतु अगर मैं कोशिश करूंगा तो हाथ ऊपर ले जा पाऊंगा जी। तो अगर पेशेंट का कंधा स्टिफ है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो फ्रोजन शोल्डर है जी। और कंधा में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है परंतु अगर आप हाथ सपोर्ट करके ऊपर ले जा पा रहे हैं तो वो रोटेटर कफ टेंडन इंजरीज में हो सकता है। तो ये एक बहुत ही क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। कई मरीजों में जिनको हमको पेनफुल शोल्डर होता है, दर्द होता है कंधे में, उनको फ्रोजन शोल्डर रहता है, और कईयों को जिनमें शोल्डर में दर्द होता है उनमें रोटेटर कफ टेयर आता है। तो ये दोनों चीजें काफी कंफ्यूजिंग कई बार हो सकती है जी। सर जैसे फ्रोजन शोल्डर कंडीशन है तो उसमें आप इन्वेस्टिगेशंस में क्या करते हैं? जैसे मेनिस्कस ACL में तो हम MRI करते हैं, तो
फ्रोजन शोल्डर में क्या इन्वेस्टिगेशन? देखिए फ्रोजन शोल्डर जब भी मरीज को होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक रीजंस में ज्यादा होता है तो हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें मरीज का जो है वो शुगर 6 महीने का शुगर का एक HbA1c टेस्ट होता है वो जी। और साथ ही साथ में हम थायराइड का और कोलेस्ट्रॉल का लेवल मतलब लिपिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं वो एक करवाते हैं, वो एक बेसिक टेस्ट है। आमतौर पे हम एक एक्सरे करवाते हैं क्योंकि कई बार एक्सरे से भी हमको पता लग जाता है कि कई बार फ्रोजन शोल्डर नहीं है और कंधे में घिसारा आ गया जिसको शोल्डर आर्थराइटिस बोलते हैं जी। और किसी मरीज में हमको MRI कराने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो अगर हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो खून की जाँच, एक एक्सरे और कुछ मरीजों में MRI की आवश्यकता हो सकती है। जी। सर जैसे फ्रोजन शोल्डर कंडीशन है तो ये ऑपरेटिव है या नॉन ऑपरेटिव है, मतलब ज्यादातर क्या? अधिकांश मरीजों में फ्रोजन शोल्डर फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है जी। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि करीबन 80 से 90% मरीजों को अच्छी तरह से अगर हम फिजियोथेरेपी दें, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ में अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ फिजियोथेरेपी करवाएं तो यह तकलीफ बिना ऑपरेशन के बिना सर्जरी के ठीक की जा सकती है। जी। 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनको फिजियोथेरेपी करने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है, तकलीफ ठीक नहीं होती है तो ऐसे मरीजों में हम दूरबीन की सर्जरी जिसको आर्थ्रोस्कोपिक आर्थ्रोलाइसिस है वह करके यह प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आपकी जो अंदर की जो टिश्यू टाइट हो गया है, जो स्नायु एकदम टाइट हो गया है उस स्नायु को हम रिलीज कर सकते हैं, उस स्नायु को साफ कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया है तो मरीज को जो टाइटनेस है उससे रिलीफ मिल जाएगा और उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी है वो काफी आसान हो जाएगी। इसको आर्थ्रोस्कोपिक आर्थ्रोलाइसिस ऑफ शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। ये बहुत ही सफल सर्जरी है पर कुछ ही मरीजों में इसकी आवश्यकता रहती है। जी सर। सर इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं सर्जरी में? देखिए बहुत ही सेफ और सफल सर्जरी है ये। ऑलमोस्ट सक्सेस रेट 99% के आसपास रहती है। किसी मरीज में री स्टिफनेस वापस स्टिफनेस आ जाने की चांसेस हो सकती हैं किसी मरीज में, परंतु ये सब कुछ रिस्क जो है वो 1% से कम रहता है। एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि सर्जरी के बाद 2 चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। एक, आपके शुगर और थायराइड अगर बढ़े हुए हैं तो वो कंट्रोल में रहें और दूसरा आपकी जो फिजियोथेरेपी है वो आप लगातार करते रहें। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो कंधा वापस जाम होने की प्रवृत्ति आ सकती है। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इसको ठीक होने में जो नॉन सर्जिकल, जैसे आपने बोला अधिकांश लोग को नॉन सर्जिकल, तो उसमें ठीक होने में कितना टाइम लगता है? देखिए 3 से 6 महीने का समय आपको फ्रोजन शोल्डर की रिकवरी में लग सकता है, इसलिए आप बेचैन नहीं हो, अधीर नहीं हो जी। अच्छे से फिजियोथेरेपी करें, कुछ दर्द की दवाइयाँ आप ले सकते हैं। खासतौर पर अगर हम फिजियोथेरेपी में बात करें तो थेरापिड्स वगैरह अगर आप यूज करेंगे तो रिकवरी रेट काफी फास्ट होगी, परंतु आप थोड़ा सा धीरज रखें और 3 से 6 महीने का समय आप सेफली ले सकते हैं अच्छी फिजियोथेरेपी और कसरत के साथ और दवाइयों के साथ। जी। सर जैसे फ्रोजन शोल्डर कंडीशन ठीक हो गई है, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, फिर उसके रीअकरेंस के चांसेस क्या रहते हैं, दोबारा कैसे? देखिए करीबन अगर फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया तो करीबन 1 से 2% केसेस में यह वापस आ सकता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, शुगर की तकलीफ वगैरह है तो दूसरे कंधे में भी इफेक्ट आ सकता है। तो हमने एक बार देखा है कि 4 साल पहले लेफ्ट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर हुआ है और अभी वापस मरीज हमारे पास आया राइट शोल्डर का फ्रोजन शोल्डर है। तो ये भी हम काफी फ्रीक्वेंटली इस तरह का देखते हैं। जी। सर मैं चाहूँगी कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप थोड़ा पेशेंट्स को, जैसे मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट्स काफ़ी जो है फिजियोथेरेपी में कंटाल जाते हैं, वो बीच में से छोड़ देते हैं, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंस और फिजियोथेरेपी बताएं कि वो ज़्यादा इसमें मेनस्ट्रीम ट्रीटमेंट है। देखिए जैसा मैं आपको कह रहा था कि जब भी फ्रोजन शोल्डर है तो हम इसको एक फिजियोथेरेपिस्ट डिजीज मानते हैं। फ्रोजन शोल्डर आमतौर पे जैसा मैंने आपको कहा है कि आप अगर बहुत ही डेडिकेशन से अगर आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो 80 से 90% पेशेंट्स में बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी प्रोसीजर से ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट पास जाएं, उससे बाकायदा टच में रहें, जैसा वो गाइड करता है वैसे फिजियोथेरेपी करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और अगर आप वो करते हैं तो आमतौर पर जैसे मैंने बताया कि इसमें प्रोसीजर की या इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप बहुत ही अनलकी 10% में आते हैं तो ही आपको जो आर्थ्रोस्कोपिक आर्थ्रोलाइसिस है उसकी आवश्यकता रहेगी। जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि सर हमें फ्रोजन शोल्डर कंडीशन से बच सकते हैं, अगर हाँ तो हम कैसे बच सकते हैं? हाँ, तो अगर आपको शुगर है तो आपकी शुगर लेवल्स आप कंट्रोल में रखें। कई लोग अगर हाइपोथायराइड है तो उनके थायराइड लेवल्स कंट्रोल में रखें। थायरोक्सिन टैबलेट अगर आप ले रहे हैं तो वो टैबलेट पर्याप्त मात्रा में लें। शुगर का एक चार्टिंग बना के रखें। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो अपनी शुगर लेवल बना के रखें। भूखे पेट की शुगर आपकी 125 से कम रहनी चाहिए और खाना खाने के बाद की शुगर आपकी 200 से कम रहनी चाहिए। और शरीर की जो लंबे टाइम की शुगर है HbA1c लेवल है उसका लेवल भी कंट्रोल में रहना चाहिए। तो शुगर आप कंट्रोल में रखें,
आप अपने थायराइड लेवल्स अगर आपके बड़े हैं तो वो कंट्रोल में रखें, और साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। आपकी खाने में मीठा और लिपिड्स मतलब जो तेल घी वगैरह है वो कम मात्रा में होने चाहिए। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, थोड़ा योगा प्राणायाम और अपने आप को एक्टिव रखते हैं, तो भी ये फ्रोजन शोल्डर का जो रिस्क है इसको आप कम कर सकते हैं। और सर जैसे भी विंटर का सीजन है तो ये कंडीशन थोड़ी ज्यादा सीवियर हो सकती है। डेफिनेटली जब भी विंटर्स का टाइम होता है, सर्दियों का टाइम होता है, तो आपके शरीर में पेन रिसेप्टर्स ज्यादा हो जाते हैं और किसी भी जॉइंट के जाम होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो अगर आपका कंधा जो है वो जाम होने की टेंडेंसी है, तो ठंडी में वो, सर्दियों में वो टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली जो रोल ऑफ फिजियोथेरेपी है, रोल ऑफ एक्टिविटी है, रोल ऑफ एक्सरसाइज है, वो सर्दियों में और ज्यादा हो जाता है जब हम फ्रोजन शोल्डर की बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपकी बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन रही है। और अगर आपको व्यूअर्स आपको कोई भी कमेंट हो या कोई भी आपको क्वेश्चन हो जो हम कवर नहीं कर पाए हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको कंसीडर करके एक स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे आपके डाउट सॉल्विंग का। तो जो ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू सर।